Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all in this session of exam focus revision classes February 2022. We are about to commence the second of 5 sessions on CAF 2, which is text practices. The timing of this session would be from 2 p.m. to 5:15 p.m. with a break of 15 minutes. These sessions are available at ICAP houses, Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Multan and Peshawar. The students of other cities and abroad can join us using ICAP student Facebook page, which is icap.ca students. The students of Facebook page can ask their questions in comment section, and the material being used today will be available through a link in comments section of this video on ICAP's Facebook page. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for these sessions. He is teaching this subject for more than 7 years. It means more than 14 sessions. Initially, he started working as CFO in industry, but soon he discovered that his passion is teaching. And you know, when passion and profession comes together, there are miracles. His area of interest are business law, taxation, audit and corporate laws. One of the most passionate teachers I have ever met. Please welcome Mr. Ali Imran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डे 2 सेशन नंबर 1 और हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से चैप्टर नंबर 6. उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 अदर सोर्स, और उसके बाद थर्डली हम शुरू कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 9 कैपिटल गेंस. पहले सेशन में हम ये तीन चैप्टर्स इंशाल्लाह कर रहे होंगे जी. मुझे माउस चाहिए होगा, मेरे साथ हैं तलहा जी. मुझे बैग से माउस दीजिएगा जी. बैग में पेन है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुरू करने लगा हूँ. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नाम से तो लगता है जैसे प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो. सर जी आपको बताता चलूँ, किराए की इनकम असल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है. अब कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है और प्रॉपर्टी बेचता है, उससे जो वो पैसे कमाता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऐड में नहीं जाती, बल्कि कैपिटल गेन के ऐड में जाती है. असल में किराए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है. सर जी सर हमने आपको कल बताया था कि सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, लेकिन प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पे टैक्स होती है. इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1 महीना मकान किराए पर चढ़ा कर रखा, आपको अभी उसका किराया वसूल हुआ है या नहीं हुआ, आपने वो किराया कमा लिया है, सर टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. एक्रूअल बेस का मतलब है कमा लिया तो टैक्सेबल होगा. रिसीट बेस का मतलब है वसूल कर लिया तो टैक्सेबल होगा. तो भाई याद रखिएगा, सैलरी रिसीट बेस पे टैक्स हो रही है, जबकि प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पे टैक्स हो रही है. सर मेरे साथ जागते रहेंगे ना जी. ज़रा मैं कुछ सवाल पूछूं तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, ठीक है. तकरीबन 3 मिनट का टाइमर अभी लगा लीजिए, दोबारा भी पूछूंगा, ठीक है सर. सर जी नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा अब सवाल ये कि रेंट से मिलने वाली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऐड में जाती है. कौन सा रेंट? ज़मीन का, बिल्डिंग का, प्लाजे का, किस चीज़ का रेंट? सर हर तरह का रेंट.
जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या जो है वो बिल्डिंग हो, लैंड हो, इसका सारे का सारा रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आता है। अलबत्ता रेंट से मुराद यही है जब आप किसी को कोई जगह दे देते हैं, पोजेशन दे देते हैं, कब्जा दे देते हैं ताकि वो उस जगह को इस्तेमाल करे, यूटिलाइज करे, या आप राइट टू यूज दे देते हैं। इन सब केसेस में जो इस सब केसेस में जो पैसे आप वसूल करते हैं उसे रेंटल इनकम कहा जाता है और वो टैक्सेबल होता है अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक की असूल है, बोले क्या? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रूल ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्स्ड एट हायर ऑफ एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट। सर जी, अगर आपने किसी को जगह किराए पे दी और सालाना किराया तय पाया उससे 10 लाख रुपए, जबकि उस जगह की मार्केट वैल्यू 12 लाख है, तो सर किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, 10 पे या 12 पे? सॉरी जी, हायर पे, 12 लाख पे। ये वाला रूल सेल्फ हायरिंग पे अप्लाई नहीं होता, ये वाला रूल सेल्फ हायरिंग पे अप्लाई नहीं होता। और सेल्फ हायरिंग के केस में ये वाला रूल सेल्फ हायरिंग पे अप्लाई नहीं होता, और सेल्फ हायरिंग के केस में आपको करना क्या होता है, जो एक्चुअल रेंट आप वसूल करते हैं, जो एक्चुअल रेंट आप वसूल करते हैं उस पर टैक्स लगता है, ना कि हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट। मैंने आपको रूल बताया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, और इसकी एक्सेप्शन बताई सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग में एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होता। सेल्फ हायरिंग में कौन सा रूल अप्लाई होता है? एक्चुअल, दैट्स इट, एक्चुअल। सर कुछ ऐसी इनकम है जो देखने में तो लगती है कि जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन असल में वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। जैसे लैंड और प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे दे देना, ये देखने में तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लगता है, लेकिन ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सर जी, अगर एमेनिटीज और यूटिलिटीज के साथ बिल्डिंग को किराए पे दे दिया जाए, जब हम हॉस्टल में रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास सिर्फ स्पेस नहीं होती बल्कि फॉर एग्जांपल खाना भी उसके पैकेज में शामिल होता है, लॉन्ड्री भी शामिल होती है, और भी फैसिलिटीज़, वाईफाई वगैरह शामिल होता है, पार्किंग की जगह शामिल होती है। सर ये जो टोटल आप पैसे देते हैं वो उसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, उस बंदे के लिए जो आपसे किराया वसूल कर रहा है उसके लिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। सर किराए की चीज को आगे किराए पे दे देना। सर अगर तो हैं आप मालिक और किराया वसूल कर रहे हैं तो फिर तो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप खुद किराएदार हैं और किराया वसूल कर रहे हैं तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। तीसरी बात, जी कोई सवाल है? जी अभी तो बात शुरू हुई है सर। चौथी बात, सर अगर आपने जमीन किराए पर ली थी, आप जमीन किराए पर ली थी और बिल्डिंग अपने पैसे से बनाई है, तो इस केस में जब आप किराया दे रहे होंगे वो जमीन का दे रहे होंगे या बिल्डिंग का भी साथ दे रहे होंगे? सर बिल्डिंग तो आपने खुद अपने पैसे से बनाई है ना, तो बिल्डिंग तो जो आपने अपने पैसे से बनाई है उसको तो उसका किराया तो आप नहीं दे रहे होंगे, आप सिर्फ जमीन का किराया दे रहे होंगे। सर जी, आप अगर ज़मीन का किराया दे रहे हैं और बिल्डिंग आपने खुद अपने पैसे से बनाई है तो याद रखिएगा इस केस में इसको कहते हैं ग्राउंड रेंट, और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होता बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। सर मैंने 4 बातें बताई, अभी इसके फौरी बाद अदर सोर्स कराना है और मैंने वहां पर रेफर करना है, तो प्लीज जरा ध्यान से सुन लेंगे तो फायदा हो जाएगा ना। सर 4 बातें, अगर बिल्डिंग के साथ यूटिलिटी एमेनिटी थी तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम, अगर बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे रहे हैं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम, अगर किराएदार आगे चीज किराए पे दे रहा है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम,
अगर आप ग्राउंड रेंट ले रहे हैं, यानी आपने जमीन किराए पर दी थी और किराएदार ने खुद अपने पैसे से बिल्डिंग बनाई है, इस केस में आप जमीन का किराया ले रहे होंगे, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। सर ये 4 बातें याद रखिएगा, आपको काम आएंगी सर। सर अगर जॉइंट ऑनर है, जॉइंट ऑनर का केस, जॉइंट ऑनर के केस में कि मालिक एक से ज्यादा है, तो सबसे पहला फैक्टर ये देखा जाएगा कि इनका हिस्सा कितना है, क्या डिटर्मिनेबल है या डिटर्मिनेबल नहीं। अगर उनका हिस्सा डिटर्मिनेबल है, उनका हिस्सा डिटर्मिनेबल है या डिटर्मिनेबल नहीं है। अगर उनका हिस्सा डिटर्मिनेबल है तो जो नेट रेंट होगा, खर्चे माइनस करने के बाद जो रेंट बचेगा वो तकसीम कर देंगे उन को ओनर्स में, किस रेशो में, जो रेशो पहले डिटर्मिन की गई है। लेट से 50-50 थी। सर 100 रुपए का किराया मिला, 20 रुपए की रिपेयर थी, पीछे रह गया 80। 50-50 का मतलब है ए को भी 40 मिल गया और बी को भी 40 मिल गया। सर जी आप गौर करें, नेट बेसिस पे हम लेके जा रहे हैं खर्चे माइनस करने के बाद। अब ए इसको अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करेगा 40 और बी इसको अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करेगा 40। सर इस तरह होता है ये अगर डिटर्मिनेबल हो, और अगर डिटर्मिनेबल ना हो तो हम कैसे ट्रीट करते हैं, जिस तरह एओपी को ट्रीट किया जाता है। अगर डिटर्मिनेबल ना हो तो कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे एओपी को ट्रीट किया जाता है। सर अगर डिटर्मिनेबल हो तो जितना हिस्सा ए का बना, जितना हिस्सा बी का बना, इनको पार्टीज को अपना अपना हिस्सा दे दिया जाएगा और वो इसे अपनी इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स करेंगे। सेकेंडली, अगर डिटर्मिनेबल ना हो तो फिर हम इसे किस तरह ट्रीट करेंगे, जैसे एओपी को करते हैं। मैं आप थोड़ा सा सेफ फील कर रहा हूं कि आपके साथ थोड़ा सा एओपी की स्टोरी भी डिस्कस कर लूं। यस और नो? क्योंकि एक बार तो कभी ना कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ ही होगा नाम सुनने का। अच्छा आप एओपी की स्टोरी सुन लें। सर एओपी की गेम ये होगी कि एओपी चूंकि अलहदा एंटिटी है, अलहदा इदारा होता है जो टैक्स देता है, एक अलहदा पर्सन है कहना चाहिए, तो जनाब ये एओपी खर्चे माइनस करने के बाद जितना टैक्स बनेगा, टैक्स निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसको तकसीम किया जाएगा। एओपी के केस में उस रेंटल इनकम पे जितना टैक्स बनता था वो टैक्स लेस करने के बाद जो अमाउंट होगी उसको तकसीम किया जाएगा। लेकिन जब केस डिटर्मिनेबल होता है और आप कॉर्नर होते हैं तो फिर एओपी वाला सलूक नहीं होता, हर बंदा अलहदा अलहदा टैक्स देगा। अभी इस सारी डिस्कशन के बाद आखिरी कंक्लूजन, अगर एक प्रॉपर्टी के 2 मालिक हैं और दोनों के बारे में पता है कि इनका कितने कितने % हिस्सा बनता है, तो उनको उस इनकम को उन लोगों को दे दिया जाएगा और वो अपने तौर पे इस पे टैक्स देंगे। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी के मालिक 2-3 लोग हैं जो और उनका ये नहीं पता कि इस पैसे में से कितना पैसा ए का है कितना बी का है, तो इसे किसके तौर पे ट्रीट किया जाएगा, एओपी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। यानी टैक्स माइनस करने के बाद ए और बी को उसका हिस्सा मिलेगा। सर ये फर्क है दोनों में। एओपी के केस में एओपी खुद टैक्स अप्लाई करता है, लेकिन इंडिविजुअल के केस में अलहदा अलहदा टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। सर ये मेन डिफरेंस है। अगर थ्योरेटिकल बात करूं तो सिंपल बात यह कि नेट बेसिस पर, और थ्योरेटिकल बात करूं तो डिटर्मिनेबल है तो नेट बेसिस पर, और अगर डिटर्मिनेबल नहीं है तो एओपी की तरह ट्रीट करेंगे। थ्योरेटिकली सिर्फ इतना है, लेकिन जब एओपी कह दिया तो एओपी पे वो वाले रूल अप्लाई होंगे जो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़े। सर जी डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से कौन सी डिडक्शंस हैं? सर जी
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एनटीआर है कि सेपरेट ब्लॉक इनकम है? सर जी पिछली अटेम्प्ट में सेपरेट ब्लॉक इनकम थी, उसको छोड़ दीजिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एनटीआर है। एनटीआर का मतलब है कि इसमें से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। सर रिपेयर का खर्चा माइनस करना है जी, करना है। कितना जितना हुआ है उतना माइनस करना है? नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल 20% माइनस करना है। वो कहता है अगर खर्चा कोई भी नहीं हुआ तब भी, हाँ जी तब भी। लेकिन बिल्डिंग के केस की बात की जा रही है। बिल्डिंग के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल 20% माइनस करना है। सर इंश्योरेंस बिल्डिंग के केस में माइनस करने की इजाजत है। प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करने की इजाजत है। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत है। शेयर ऑफ रेंटल इनकम सर जी माइनस करने की इजाजत है। लीगल चार्जेस सारे नहीं, जो डिफरेंट टाइटल को डिफेंड करने के लिए लीगल चार्जेस लगे वो माइनस करने की इजाजत है। सर कलेक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस माइनस करने की इजाजत है। कहते हैं अप टू 4%। सर दोनों में फर्क है। ऊपर वाले केस में जब रिपेयर की बात हुई थी तो कितना कहा था? 20% माइनस कर दो, एक्चुअल जितना लगा उसको इग्नोर कर दो। लेकिन जब कलेक्शन चार्जेस की बात आई तो उसने पता क्या कहा है? जब कलेक्शन चार्जेस की बात आई तो उसने कहा एक्चुअल और 4%, विच एवर इज लोअर। वो कहते हैं ना 4% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी एडमिन और कलेक्शन चार्जेस 4% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सर ये फर्क, एडमिन और कलेक्शन चार्जेस 4% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सर अनपेड रेंट कंसिडर्ड एज इररिकवरेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। सर ये आखिरी खर्चा है जो माइनस करने की इजाजत है। सर इसकी लॉजिक सुनिए, आपको पता होना चाहिए अगर आपने पैसे वसूल नहीं किए लेकिन जगह किराए पे थी तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएगी। यस और नो? सर एक्रूअल बेसिस का मतलब यही है ना कि अगर कमा लिए तो टैक्सेबल होंगे। आपने पैसे कमा लिए भी वसूल नहीं किए तो सर वो टैक्सेबल हो जाएंगे। वो टैक्सेबल हो जाएंगे अलबत्ता अगर बाद में वो मिले ही नहीं आपको। वो जो पैसे आपके रिसीवेबल थे वो क्या हो गए? बैड हो गए। तो फिर क्या करेंगे? सर फिर वो एज डिडक्शन अलाउ हो जाएंगे। सर लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, 5 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, किराएदारी का माहिदा नेक नियति पर किया गया था। शर्त नंबर 2, सर जो बंदा डिफॉल्टिंग टेनेंट है, जो आपके पैसे लेके भाग गया है, वो उससे प्रॉपर्टी आपने खाली करवा ली है या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी कि प्रॉपर्टी खाली कर दे। सर पॉइंट नंबर 3, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। सर डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है वो किसी और प्रॉपर्टी पर काबिज ना हो या किसी और प्रॉपर्टी को उसने किराए पे ना लिया हो। सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 प्लाजे आपके, एक प्लाजे का किराया उसने नहीं दिया, दूसरे प्लाजे पे कह रहा है नहीं यहाँ पे ये बंदा शरीफ है, उस जगह पे बदमाश है। ठीक हो गया ना? एक ही बंदा है तो भाई याद रखिएगा वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी को किराए पर ना लिया हुआ हो। चौथे नंबर पे इस चीज की वजह से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई हो। वो कहता है लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई हो। लीगल प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड टू रिकवर अनपेड रेंट और देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। सर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हो। सर अगर इतना जेन्युइन केस है कि आपको किराया नहीं मिल रहा तो आप कुछ ना कुछ कानूनी चारा जो ही तो करेंगे ना। सर उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये कंडीशंस मीट हो जाए, तो फिर आपको बैड डेट के तौर पे वो किराया जो वसूल नहीं हुआ वो माइनस करने की इजाजत होगी, अदरवाइज माइनस करने की इजाजत नहीं। ये वो पार्ट है जिसके बारे में मुझे लगता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से कोई थ्योरेटिकल सवाल आना चाहिए तो ये आना चाहिए कि किन कंडीशंस में ये अनपेड रेंट वाज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स। ये जो अनपेड रेंट है ये पहले चार्जेबल टू टैक्स था, यानी पहले इस पर इनकम में शामिल हो चुका था और इस पर टैक्स लग चुका था। सर अगर आपने उसको बैड डेट के तौर पे माइनस कर दिया और उस बंदे के दिल में खुदा की तरफ से रहम आ गया कि नहीं मुझे किराया देना चाहिए था और अगले साल उसने किराया दे दिया,
तो याद रखिएगा जिस साल उसने किराया दिया है उस साल में वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। अगर सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गया तो ये दोबारा टैक्सेबल हो जाएगा। सर जी अगली बात, 2014 में आपने कोई एक्सपेंस किया, ये वाली बात इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आएगी, मैं वहां पे रेफर करूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 2014 में 1 लाख रुपए का खर्चा किया और ये अलाउड एज डिडक्शन हो गई, यानी खर्चे के तौर पे माइनस कर दिया आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। 2015 गुजरा, ये अलाउड हो गया बट नॉट पेड, लेकिन पे नहीं किया। 2015 आ गया, 2016 आ गया, 2017 आ गया, ये इट रिमेन्ड अनपेड। ये लाइबिलिटी क्या रही? अनपेड लाइबिलिटी रही। सर वो कहता है 2018 में जो अनपेड लाइबिलिटी थी उसको क्या कर देंगे? उसको ऐड बैक कर देंगे, ऐड एज एन इनकम। सर अगर आपने 2014 में कोई खर्चा बुक किया है और वो आपको अलाउड एज रिडक्शन हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, वो साल 2015 गुजरा, 16 गुजरा, 17 गुजरा, 3 साल गुजर गए खर्चा करने के बाद, लेकिन आपने वो खर्चा अभी तक पे नहीं किया, तो 3 साल गुजरने के बाद वो क्या हो जाएगा? ऐड बैक हो जाएगा एज एन इनकम। और 2019 में एकदम आपको ख्याल आया कि नहीं मुझे ये पे कर देना चाहिए था, सब्सिक्वेंटली क्या कर दिया? पे कर दिया। सर ये अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया है तो दोबारा क्या हो जाएगा? अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा। वो ये कह रहा है खर्चा, ये बिजनेस में भी बिल्कुल सेम यही रूल अप्लाई होता है, प्रॉपर्टी में भी। उसने कहा अगर कोई खर्चा आपने किया है वो अनपेड रहा है, जिस साल खर्चा किया था वो साल गुजरने के 3 साल तक वो अनपेड रहा है, तो 3 साल पूरे होने के बाद उसे दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे। और अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिए तो दोबारा माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी 2.1 ये था। सर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, सर जी एक तो होता है रेंट, 20,000 रुपया किराया था, 12 माह आप रहे एक जगह मकान में, तो आपने किराया पे किया 2,40,000 और मालिक मकान ने किराया वसूल किया 2,40,000। इसके अलावा सिक्योरिटी भी थी। सर सिक्योरिटी होती है 2 तरह की, इसको एडवांस कह लें, सिक्योरिटी कह लें। सर एक सिक्योरिटी होती है जिसको कहते हैं एडजस्टेबल और एक होती है जिसको कहते हैं नॉन एडजस्टेबल। सर एडजस्टेबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट होती है, यानी किराए के साथ एडजस्ट हो जाती है। सर इस केस में अगर एडजस्टेबल सिक्योरिटी हो तो नो टैक्स ट्रीटमेंट, लेकिन अगर सिक्योरिटी नॉन एडजस्टेबल हो, अगर सिक्योरिटी नॉन एडजस्टेबल हो तो जिस साल वो सिक्योरिटी वसूल किया, लेट से 1 लाख रुपए सिक्योरिटी थी, जिस साल सिक्योरिटी वसूल किया है उस साल और अगले 9 साल में इसका 10वां हिस्सा टैक्सेबल होगा। यानी अगर 20,000 रुपया किराया था और 1 लाख रुपए सिक्योरिटी थी, तो जिस साल सिक्योरिटी दी डिवाइड बाय 10 करके इसको क्या कर देंगे? 10,000 कर देंगे, यानी टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना आ जाएगा? 2 लाख। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना आ जाएगा? 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। सर ये 10,000 नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस के अगेंस्ट आएगा। किस साल? जिस साल वसूल किया उस साल आएगा, और जिस साल वापस किया है उस साल नहीं आएगा। सर जिस साल वापस किया है सिक्योरिटी क्या कर दी? रिटर्न कर दी, जिस साल रिटर्न की उस साल शामिल नहीं होगा। और सर यानी 3 बातें इसमें काम की हैं। पहली बात तो है कि जिस साल पैसे वसूल किए उस साल 10वां हिस्सा इनकम में शामिल कर दो, जिस साल पैसे वापस किए उस साल शामिल ना करो। तीसरे नंबर पे अहम बात, वो कहता है अगर एक पैसे वसूल किए और पुराने वाले पैसे अदा किए तो फिर क्या करोगे? आपने 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी वसूल की, जो नई सिक्योरिटी वसूल की है इसको डिवाइड बाय 10 कर दे, और इसमें से माइनस कौन सी करनी है? सर जी गौर से सुनिएगा, माइनस कौन सी करनी है? सिक्योरिटी ऑलरेडी टैक्स्ड,
सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका हुआ है। मिसाल के तौर पे 2014 में आपने 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी वसूल की थी, 2015 में आपने 1 लाख की सिक्योरिटी वापस करके 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी ले ली थी। तो भाई 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय 10, ये तो याद रखें, और माइनस करना है पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जो ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है। पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जो ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है। सर जी मुझे जरा बताते हैं पुरानी सिक्योरिटी का कितना हिस्सा ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है। ये 1 लाख रुपए पुरानी सिक्योरिटी थी, कितना हिस्सा ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है? शाबाश, 10,000 रुपए, ये वाला हिस्सा ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है। ये माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 14,000 आ जाएगा। सर जी एक बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के वाले से, यहां पर 3 पॉइंट्स थे, मैंने तीनों आपके साथ डिस्कस कर दिए। एक बात मैंने आपसे नहीं की और वो है फॉरफिटेड डिपॉजिट की। फॉरफिटेड डिपॉजिट वाली बात नहीं की, वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है और वो रेंट की डेफिनेशन में बेसिकली शामिल है। अच्छा, फॉरफिट कहते हैं जब्त करने को, और डिपॉजिट किसको कहते हैं? बयाना को। सर अगर फॉरफिटेड डिपॉजिट हो किस चीज का? सेल ऑफ प्रॉपर्टी का। सर किराए का नहीं, प्रॉपर्टी की सेल का कॉन्ट्रैक्ट था। और मैंने एग्जांपल ये दी थी, यही एग्जांपल देता हूं सर। फॉर एग्जांपल आई कैब ने सोचा कि हम ये बिल्डिंग थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, साथ वाली जो जगह है, साथ वाली जो बिल्डिंग है, उनसे बात की। मिसाल के तौर पे वहाँ पे एक शेख साहब थे, उनको कहा कि ये वाली बिल्डिंग हम खरीदना चाहते हैं। उनके साथ डील हो गई कि भाई 10 करोड़ रुपए की ये वाली बिल्डिंग आप हमसे खरीद लें। आई कैब वालों ने 1 करोड़ रुपया बयाना दे दिया। आई कैब वालों ने 1 करोड़ रुपया बयाना दे दिया शेख साहब को। शेख साहब ने वो बयाना ले लिया, बाद में कोविड आ गया। अब जब कोविड आ गया तो आई कैब वालों ने सोचा कि बहुत सी चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बिल्डिंग की। 1 साल गुजरने के बाद शेख साहब ने कहा बाकी 9 करोड़ दें। आई कैब ने कहा सर जी हमारा जहन अब नहीं रहा वो करने का, आप हमारा 1 करोड़ प्लीज़ वापस कर दें। तो वो शेख साहब 1 करोड़ रुपया वापस नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये बयाना जब्त हो गया है। सर आपने देखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये बयाना क्या हो गया है? जब्त हो गया है। सर शेख साहब ने कहना है ये डिपॉजिट फॉरफिट हो गया है, अगर आपने नहीं खरीदनी चलो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वो करोड़ रुपया गया। सर वो 1 करोड़ रुपया जो है वो असल में किधर गया है? वो असल में शामिल हो जाएगा शेख साहब की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। शेख साहब की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। सर जी ये फॉरफिटेड डिपॉजिट है। फॉरफिटेड डिपॉजिट फॉरफिट हो गया है और ये टैक्सेबल होगा कहां पर? सर ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उस बंदे की जिसने डिपॉजिट को फॉरफिट किया है। एक छोटी सी कंफ्यूजन और स्टूडेंट्स को नॉर्मली होती है, सर अगर उसी प्रॉपर्टी का किराया भी हो और उसी प्रॉपर्टी का फॉरफिटेड डिपॉजिट भी हो, तो जब आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेंगे तो टोटल अमाउंट का लेंगे। सर ये मैं अब बात बारीक कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। लाहौर में एक प्रॉपर्टी थी, उसी का ही डिपॉजिट फॉरफिट भी हुआ था, किया था, और उसी का ही किराया भी मिल रहा था। तो इसको टोटल करेंगे और इसका 20% लेंगे रिपेयर के तौर पे। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में और एक लाहौर में है, इस्लामाबाद वाली प्रॉपर्टी का डिपॉजिट फॉरफिट किया है और लाहौर वाली प्रॉपर्टी का किराया आ रहा है, तो इसको जमा करके रिपेयर के लिए इसका 20% नहीं लेंगे। मकसद बात करने की ये है, जब आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 20% लेना होता है तो फॉरफिटेड डिपॉजिट का 20% सिर्फ तब लेते हैं अगर उस बिल्डिंग का किराया भी ले रहे हो। अगर उस बिल्डिंग का किराया नहीं ले रहे होंगे तो फिर फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है वो सिर्फ उसका 20% रिपेयर के तौर पे नहीं लिया जाएगा। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हुए इंशाल्लाह आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मैंने आपको एक की हिंट दे दिया। ले सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने सारे पॉइंट्स को टच कर लिया। अब जरा अगला एरिया हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है? जिसको कोई ना ले उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कबूल कर लेता है। क्या मतलब? क्या मतलब सुनिएगा सर, इसका मतलब यह है जो किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल ना करे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, 4 बातें ध्यान से सुनिए। बात नंबर 1 इनकम हो, बात नंबर 2 एफटी टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो, बात नंबर 3 एनटीआर हो, एफटीआर ना हो, बात नंबर 4 किसी और हेड में फॉल ना करे। सर 4 बातें आपको कही हैं, इनकम हो, एग्जेम्प्ट ना हो, टैक्सेबल हो, एफटीआर ना हो, एनटीआर हो, और किसी दूसरे हेड में फॉल ना करे, बिजनेस में फॉल ना करे, सैलरी में फॉल ना करे, कैपिटल गेन में फॉल ना करे, प्रॉपर्टी में फॉल ना करे, तो अदर सोर्स में। सर सैलरी में क्या आएगी? तनख्वाह आएगी ना। बिजनेस में क्या आएगा? कारोबार आएगा। कैपिटल गेन में क्या आएगा? शेयर्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें। और फिर क्या पीछे बच जाता है सर? अदर सोर्स ही बच जाता है। अगर सैलरी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, प्रॉपर्टी का किराया भी नहीं है, तो फाइनली अदर सोर्स बच जाता है। उसमें सर कौन कौन सी चीजें हैं मैं क्विकली डिस्कस करूंगा। डिविडेंड, सर डिविडेंड तो एफटीआर होता है। सर जी डिविडेंड एफटीआर होता है, कल आपको बड़ी डिटेल में बताया, बल्कि वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दी है डिविडेंड की। आज भी अगर एक वन ऑफ कोई एरिया रह गया तो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब चैनल पर वो शेयर कर दूंगा। उसका टारगेट ही सिर्फ ये है कि आप लोगों का कोई एरिया रह ना जाए। इंशाल्लाह जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो मैं अपना 100% आप लोगों को दे चुका हूँगा, या यहाँ पर या वीडियोस की फॉर्म में इंशाल्लाह। सर डिविडेंड एफटीआर होता है, लेकिन अगर टैक्स ना कटे तो एफटीआर नहीं है और एनटीआर होगा। रॉयल्टी एफटीआर होता है लेकिन नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, अगर रेजिडेंट हो तो एनटीआर होगा। प्रॉफिट ऑन डेट एफटीआर होता है, प्रॉफिट ऑन डेट एफटीआर नहीं होगा, सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होता है। और आपको पता है जो चीज सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होती है वो हेड ऑफ इनकम के अंदर फॉल करती है, तो ये अदर सोर्स में फॉल करेगी। सर अगर आपने किराया लेना था, आपने सॉरी रिफंड लेना था 1 लाख रुपए एफबीआर से, एफबीआर ने 3 साल बाद आपको 1,15,000 रुपया दिया। सर ये जो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है ये आपकी इनकम होगी, चूंकि ये एडिशनल अमाउंट उन्होंने पे किया है, इनकम होगी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। देखें सर 3 साल बाद 1 लाख रुपया दिया है, उस पर जो 15,000 ऊपर दिया उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ग्राउंड रेंट आपको बता चुका, जमीन मालिक मकान की और बिल्डिंग किसने बनाई है? किराएदार ने बनाई है। अब किराएदार जो जमीन का किराया दे रहा है ये क्या हो जाएगा? ये ग्राउंड रेंट होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आएगा। सर सबलीज ऑफ लैंड, सर किराएदार जब आगे किसी और बंदे को किराए पर जगह देता है तो इसको कहते हैं सबलीज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स में ना एक प्रॉब्लम है जो मैंने अभी तक जितने सवाल हैं उसके हवाले से असेस किया है कि सर अगर आपने एक जगह किराए पर ली थी सितंबर में, लेकिन आपने सब लीज की है फॉर एग्जांपल मार्च में, तो सर जब आपने मार्च में सब लीज की है वो आपने जगह किराए पे ली थी 15,000 की और मार्च से आगे फर्दर किराए पे दे दिए 20,000 की, तो अब सवाल ये कि कितना गेन आएगा और किस तरह कैलकुलेट करना है। सर 20,000 रुपये का जो है वो आपको आप जो है वो किराया ले रहे हैं और 15,000 किराया दे रहे हैं। सर स्टूडेंट ये पूछते हैं सर वो किराया तो बड़े देर से दे रहे हैं भैया, पूरा किराया काउंट नहीं होना। जब से आपको इनकम आनी शुरू हुई है तब से जो एक्सपेंस है वो काउंट होना है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जब से आपको इनकम आनी शुरू हुई है तब से वो वाला एक्सपेंस काउंट होना है जो आप पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे जी सर किराया जो पे किया है वो तो फॉर एग्जांपल 10 मंथ किया है और जो किराया वसूल किया है वो तो 4 मंथ किया है, तो आप 4 इंटू 20 कर दें और 10 इंटू 15 कर दें। सर ये आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। सर 4 मंथ का किराया वसूल किया है और 4 मंथ का ही किराया आपने पे भी किया है, तो जनाब 4 मंथ के हवाले से कैलकुलेशन होगी। स्टूडेंट्स को ये गलती हुई है, इस वजह से मैंने सोचा आपको यहाँ पे बता दूं। सर प्रॉपर्टी तो एक्रूअल बेस पे टैक्स होती है, लेकिन अदर सोर्स किस बेस पे टैक्स होता है?
शाबाश, सबको पता है। रिसीट बेस पर सर, रिसीट बेस पर, सैलरी रिसीट बेस पर, प्रॉपर्टी एक्रूवल बेस पर और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर। यानी जब पैसे मिलते हैं तब टैक्स लगता है, जब पैसे मिलते हैं तब टैक्स लगता है। हाँ, जब पैसे मिलते हैं तब टैक्स लगता है सर, जब पैसे कमाए जाते हैं तब नहीं, जब मिलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, उसके बाद आ गया, अगर प्लांट एंड मशीनरी को बिल्डिंग के साथ किराए पे दिया हो। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है और मैं चाहता हूं इसको एक्सप्लेन कर दूं। बिस्मिल्लाह। सर जी, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठा किराए पे दिया और किराया कितना वसूल कर रहे हैं? 4 लाख रुपए। अब सवाल ये पैदा होता है, ये 4 लाख जो आप प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग जो है उसको लीज पर लेके दे रहे हैं, क्या आपको अलग-अलग पता है कि कितना बनता है? नहीं पता। तो ये सारे का सारा कहाँ चला जाएगा? लेकिन अगर आपको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी का किराया 2 लाख है और बिल्डिंग का किराया 2 लाख है, तो सर बिल्डिंग का किराया जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और प्लांट एंड मशीनरी का किराया जाएगा इनकम फ्रॉम। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, एक सवाल में उसने पता है क्या बताया? एक सवाल में उसने ये बताया कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 6 मिलियन की और बिल्डिंग खरीदी है 4 मिलियन की। तो क्या अब आप इस बेस पे पोर्शन करेंगे? नहीं करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का कितना किराया बनता है और बिल्डिंग का कितना किराया बनता है, अगर वो क्लियरली खुद बता दे या वो इंडिकेट कर दे इसमें से किसी एक का, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका किराया अदर सोर्स में ले जाएं और बिल्डिंग का किराया प्रॉपर्टी में ले जाएं। एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे सर ये इनकम तो आ गई, क्या खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी? सर जी याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में प्रॉपर्टी वाली पाबंदियां नहीं है। प्रॉपर्टी में तो गिनती के 8 खर्चे उसने माइनस करने की इजाजत दी है, ऐसा ही है ना सर? यहां पे भी आपने किराए पे दिया हुआ है, लेकिन यहां पे प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का इकट्ठा किराए पे दिया है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। याद रखिएगा, यहां पे प्रॉपर्टी वाली पाबंदी नहीं, यहां पे जितने की रिपेयर मेंटेनेंस होगी सारे माइनस करने की इजाजत है। यहां पर जितने कलेक्शन चार्जेस होंगे सारे माइनस करने की इजाजत है। जो जो खर्चा होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और जो जो खर्चा होगा प्रॉपर्टी और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड सारा माइनस करने की इजाजत। यार लॉजिकली बात समझ रहे हो? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मसाइल हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई मसला नहीं है। जो जो खर्चा है सारे माइनस करने की इजाजत है। अलबत्ता 2-3 चीजें दें, खर्चा हो इनकम को कमाने के लिए, खर्चा एक्सक्लूसिवली इनकम को कमाने के लिए ही किया जा रहा हो तो फिर है, किसी और हेड में फॉल ना करता हो खर्चा। अच्छा जनाब, मैंने आपको सर प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग इकट्ठी किराए पे दी हो, सेम ट्रीटमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और यूटिलिटी और बिल्डिंग और यूटिलिटी एमेनिटीज वाला, बिल्कुल सेम सीन है। अगर उसने यूटिलिटी एमेनिटी का अलहदा से बता दिया तो वो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाए और बिल्डिंग का अलहदा से बता दिया तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाए। अगर कुछ अलहदा नहीं बताया, इकट्ठा बताया, तो सारे का सारा कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर जी डीम्ड इनकम वो इनकम जिसको डीम का मतलब होता है समझा जाता है कि इनकम है। आपने वेल्थ स्टेटमेंट पढ़ ली है, आपको एक बात पता चल गई कि यार क्लोजिंग वेल्थ जो है, जो हम वेल्थ रिकंसिलिएशन से निकालते हैं और जो आप वेल्थ स्टेटमेंट से वेल्थ निकालते हैं, दोनों आपस में टैली होती हैं। यस और नो? यार हाँ ना दे कर दो भाई जी, साथ साथ जवाब दे देंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप सब जाग रहे हैं। ले सर,
अब डीम्ड इनकम असल में क्या है? वो इनकम जिसको आप डीम करें, जिसको समझेंगे इनकम। अच्छा, अगर हुआ ये, मिसाल के तौर पे क्या हुआ कि एक बंदा है जिसकी टोटल वेल्थ तो आ रही थी 26 लाख रुपए, लेकिन उसने प्लॉट खरीद लिया 30 लाख रुपए का, तो टैक्स वाले फौरन कहेंगे कि यार तुम तो कह रहे हो मेरे पास कुल जायदाद 26 लाख की, तो 30 लाख का कैसे खरीद लिया प्लॉट? इसका मतलब है 4 लाख रुपए तुम्हारी इसके अलावा अलहदा से इनकम है, और वो इस इनकम को कहा जाता है डीम्ड इनकम, और ये डीम्ड इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आती है और टैक्सेबल होती है। सर एनविटी, एमटी और पेंशन। सर पेंशन तो हमने और एनविटी ये दोनों तो सैलरी में पढ़े थे भैया। अगर एम्प्लॉयर दे तो अंडर द हेड सैलरी, और अगर एम्प्लॉयर ना दे तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर कोई जीतो पाकिस्तान से, कोई किसी और रमजान शो से, कोई भी आपने पैसे कमा लिए, जीत लिए किसी प्रोग्राम से, वो सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। सर जी उसके अलावा अगर कोई बंदा आपको नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के एवज कुछ पैसे देता है, आपकी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी में खुदाई करना चाह रहा है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करे, आप उससे उस खुदाई के एवज जो पैसे लेंगे वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। और अगर आपको पता चल गया कि वाकई मेरे ज़मीन के नीचे खजाना है, तो शायद आप ये भी तय कर लें कि 5 लाख तो मैं लूँगा खुदाई करने का, उसके अलावा जितना खजाना निकलेगा उसका 50% मेरा। अब इस केस में जो खुदाई का 5 लाख है प्लस जितना खजाना निकला उसका 50%, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये बेनिफिट, ये इनकम होगी, टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इसके बाद आगे, अगर आप कब्जा खरीदते हैं, सर पूरे मालिक नहीं बने, टाइटल नहीं खरीदा, कानूनी कागजात में आप उसकी जगह के मालिक नहीं, क्या खरीदा है? कब्जा खरीदा है। अगर आपने पोजेशन खरीदी 2 लाख की और पोजेशन बेच दी 10 लाख की, तो 8 लाख रुपए का फायदा आपने कमा लिया। सर प्रॉपर्टी के मालिक होते तो ये कैपिटल गेन के हेड में जाता है, लेकिन आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, बल्कि आपने कब्जा खरीद के कब्जा बेचा है। याद रखिएगा पोजेशन विकेट करने पर जितने पैसे वसूल किए, लेट इट बी 10 लाख, और पोजेशन को खरीदने के लिए जितने पैसे पे किए 0.2 मिलियन। सर कितना आ गया? सर 0.8 मिलियन आ गया। सर ये आपकी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अलबत्ता क्या ये पूरी की पूरी एक ही बार में टैक्स हो जाएगी? द आंसर इज नो। इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और 10 सालों में इक्वली टैक्स होगी। इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और 10 सालों में इक्वली टैक्स होगी। सर ये हम बात करें कंसिडरेशन बेचने से जो पैसे वसूल किए माइनस, नहीं, पोजेशन बेचने से जो पैसे वसूल किए माइनस पोजेशन खरीदने पर जो पैसे पे किए थे, ये जितना बेनिफिट हुआ ये अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्स होगा 10 सालों में इक्वली, डिवाइडेड बाय 10 कर दे और 10 सालों में इक्वली इतनी अमाउंट टैक्स हो रही होगी। सर जी बड़ा कीमती पॉइंट है और इस पॉइंट के वजह से बहुत से बच्चों की मिसकॉन्सेप्शन है। सर दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, इन सगे रिश्तेदारों के अलावा आपको जो भी गिफ्ट देगा आपकी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किस तरह देगा सोचना ही नहीं। आपके मामू ने आपको गिफ्ट दिया, बस किस तरह दिया फर्क ही नहीं पड़ता, वो जान के लिखेगा क्रॉस चेक के जरिए दिए, आप कहें फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा हूं दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, इसको भी शामिल कर लें, बीवी का क्या कसूर है सर, ठीक हो गया। इन सारे लोगों के अलावा अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो ये टैक्सेबल होगा। किस तरह दिया फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार कह रहा हूं किस तरह दिया फर्क नहीं पड़ता, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर मुझे आपका सवाल समझ आ गया, लेकिन मैं ये सोचूं कि इसका इससे क्या ताल्लुक है इस वक्त। सर मैं इंशाल्लाह इसके बाद एड्रेस करता हूं, ठीक है। मुझे फौरी तौर पे कोई कनेक्शन नहीं लगा इसलिए मैं रुक गया। स्कोप एंड बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
स्कोप एंड बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इसमें आखिरी पॉइंट है बड़ा कीमती, और वो कहता है अगर आपने लोन लिया है या आपको किसी ने गिफ्ट दिया है या आपके पास पैसे आए हैं डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, और चौथे नंबर पे आपके पास एडवांस आया है। सर जी अगर आपके पास इन चारों चीजों के जमन में पैसे आए हैं तो स्टेप नंबर 1 देखना है आपके पास पैसे बैंक से आए हैं। अगर आपके पास बैंक से आए हैं तो नॉट टैक्सेबल। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास पैसे बैंक से नहीं आए तो देखना पड़ेगा किस तरह आए हैं, कैश में आए हैं, क्रॉस चेक के जरिए आए हैं, या अदर बैंकिंग चैनल। अगर आपके पास इन चारों लोन, गिफ्ट, डिपॉजिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर और एडवांस, इन चारों चीजों के जमन में पैसे वसूल हुए हैं और बैंक के जरिए मिले हैं तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा। और अगर बैंक के जरिए से नहीं मिले तो देखा जाएगा किस तरह मिले हैं, कैश में मिले हैं। सर जी अगर कैश में मिले हैं तो ये टैक्सेबल होगा, और अगर क्रॉस चेक के जरिए मिले हैं तो नॉट टैक्सेबल। और अगर अदर बैंकिंग चैनल है, अदर बैंकिंग चैनल में आप समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट। सर अगर आपको अदर बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे मिले तो आपको देखना पड़ेगा जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं उसका एनटीएन बना हुआ है या एनटीएन नहीं बना हुआ। सर अगर उसका एनटीएन बना हुआ है नॉट टैक्सेबल, और अगर उसका एनटीएन नहीं बना हुआ सर जी इन दो केसेस में, इस सारी चीज को सम अप करूं, उसने आपकी किताब में जो जुमला लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर आपने पैसे वसूल किए हैं और बैंक के जरिए नहीं किए और क्रॉस चेक के जरिए नहीं किए और ऑनलाइन पेमेंट उस बंदे से ली है जिस बंदे का एनटीएन बना हुआ है, इस केस के अलावा अगर आपको जब भी पैसे वसूल हुए तो वो टैक्सेबल होंगे। इसका क्या मतलब है, कैश के जरिए पैसे वसूल किए तो टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और अगर एनटीएन नहीं बना हुआ और आपने पैसे वसूल किए तो ये टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर इस रूल की एक्सेप्शन है, अगर आपने एडवांस वसूल किया है फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, फॉर सेल ऑफ गुड और कर देता हूं, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सर जी अगर आपने सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज देने के अगेंस्ट पैसे वसूल किए हैं तो याद रखिएगा इस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा और ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर आपने सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन, इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे आई कैप में पेंट होना है, आई कैप वालों ने एक पेंट कंपनी को कहा है कि हमें पेंट चाहिए फॉर एग्जांपल, और 4 लाख रुपए कैश में दे दिया उनको, तो जिस बंदे ने ये वसूल किया वो टैक्सेबल होगा। इसका जवाब है कि वो टैक्सेबल नहीं होगा, चूंकि सेल ऑफ गुड के अगेंस्ट जो एडवांस वसूल करें वो टैक्सेबल नहीं होता। आई कैप ने एक सर्विस प्रोवाइडर को कहा कि जनाब ये पूरा आई कैप पेंट करना है, उसने कहा जी 5 लाख एडवांस दे दें। आई कैप वालों ने 5 लाख कैश में एडवांस दे दिया, जिस बंदे ने वसूल किया उसके लिए टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो, टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों सर? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट अगर एडवांस लेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर ये वाला रूल अप्लाई होना ही नहीं है। सर ये वाला रूल कब अप्लाई होना है फिर? सर ये वाला रूल अप्लाई होना है फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज।
सर जी गौर से बात सुने, आई कैप वालों ने एक बंदे को कहा जो पेंट भी करता है और उसकी अपनी पेंट की कंपनी भी है, उसे कहा कि हमें आपसे पेंट भी चाहिए और हमने आपसे पेंट करवाना भी है, ये पकड़े 10 लाख रुपए का क्रॉस चेक। मुझे बताइए क्या ये उस बंदे ने जिसने वसूल किया क्या टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? चलो जो गलत सही जवाब तो दें भाई। सर क्रॉस ये वाला रूल अप्लाई होना है, इस रूल को देखिए, अगर क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट हो तो टैक्सेबल नहीं होगा। सर टैक्सेबल नहीं होगा। सुने, अगर आई कैप वालों ने, अगर मैंने जरा एक स्टेप आगे की बात पूछी थी, अगर आई कैप वालों ने पेमेंट की और कैश में की और उस बंदे को कहा अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दोनों पेमेंट की है और कैश में की है, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? सर होगा। लेकिन अगर क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट की तो नहीं होगा। यानी इस केस में जब एंड आ जाएगा तो रूल अप्लाइज, रूल अप्लाई। सर ये हमारी डिस्कशन थी जो मैंने इसके हवाले से कर दी। सर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखिएगा, अगर ये जितनी आइटम्स हमने अब तक पढ़ी हैं, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, एजुकेशनल प्रॉफिट ऑन डेट, रॉयल्टी, एडिशनल पेमेंट ऑन डेट, अगर किसी बंदे का अगर ये किसी और हेड ऑफ इनकम में फॉल करता हो तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? सर उसकी रूटीन की इनकम है ना, उसके लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा। रॉयल्टी अगर किसी की है और वो उसका मेन स्ट्रीम बिजनेस है तो जनाब इस केस में वो भी उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर कोई भी इनकम जो आप कमा रहे हैं और वो आपकी वो किसी और हेड में फॉल करे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं करेगी। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स असल में बैलेंसिंग फिगर है, जिसका नहीं पता चलता, जो किसी और हेड में फॉल नहीं करता, वो बेचारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाता है। सर जी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रिसेंट इसमें चेंजेस भी आई हैं। प्रॉफिट ऑन डेट, थोड़ा सा दिल चाहता है आज दिल खोल के ही प्रॉफिट ऑन डेट डिस्कस कर लें। सर प्रॉफिट ऑन डेट को जरा सुनिएगा, बहुत कुछ है हमारी बुक में जगह जगह लिखा हुआ, मैं आज आपको एक जगह पे बताने लगा हूं। सर सबसे पहले प्रॉफिट ऑन डेट का लफ्ज आए तो सोचें ये खर्चा है या इनकम है? प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपने लोन लिया है और लोन के अगेंस्ट पे कर रहे हैं इंटरेस्ट तो ये खर्चा है, और अगर आपने दिए हुए पैसे और उसके अगेंस्ट पैसे वसूल कर रहे हैं तो ये इनकम। ठीक हो गया स्टेप नंबर 1। अगर ये खर्चा, अगर ये लोन आपने घर बनवाने के लिए लिया था तो डिडक्टेबल अलाउंस चैप्टर नंबर 4 में पड़ा होगा। सर यस और नो? मेरे साथ रहिएगा, कुछ बातें आगे की भी हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार दिल खोल के ये बात हो ही जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों के सवाल आते रहते हैं, वो कंफ्यूज होते रहते हैं। इसका एक रंग डिडक्टेबल अलाउंस है। अगर आपने बिजनेस के हवाले से खर्चा किया हुआ है और बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया हुआ है तो प्रॉफिट ऑन डेट एज डिडक्शन अलाउ होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आया, फिर चैप्टर नंबर 7-8 में आया। अच्छा, अगर प्रॉफिट ऑन डेट आप वसूल कर रहे हैं तो ये आपकी इनकम है, और इनकम है तो हमने तो इसको सेपरेट ब्लॉक आइटम में भी पढ़ा हुआ है कि ये इनकम है तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होगी। यस और नो? सर ये इनकम है तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होगा। और सेपरेट ब्लॉक आइटम पे क्या टैक्स ट्रीटमेंट है मैं अभी इस एरिया में बताने लगा हूं। सर इसके अलावा एक और एरिया में प्रॉफिट ऑन डेट का जिक्र आता है। सर चैप्टर नंबर 11 में जब हम कहते हैं कि कुछ प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट भी होता है, ये जो इनकम है और इसको भी हम देख लेते हैं जिसके लिए इनकम है। अगर तो वो बैंक है,
इसके लिए चैप्टर नंबर 7-8 में है, और अगर ये बैंक नहीं है, अदर है, तो इसके लिए सेपरेट ब्लॉक आइटम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर ये मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉफिट ऑन डेट की डिस्कशन है। एक बार आपके जहन में ये स्केच क्लियर हो जाएगा ना, तो आज के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यार, यानी एक बच्चा है जो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ये पूछता है कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो खर्चा होता है या इनकम होती है, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत से एरियाज में इस की पॉइंट को इग्नोर किया है। सर जी यस और नो, इस ये रिलेट करने के लिए मैंने आपको बता दिया। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से वो कहते हैं कि ये अगर बैंकिंग कंपनी हो तो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, और उसके अलावा हमारी जो ये वाली डिस्कशन है प्रॉफिट ऑन डेट की टैक्सेबिलिटी, जबकि वो बैंक ना हो तो क्या है। सर जी ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन हो। सर यानी ओरिजिनल लोन नहीं, इंटरेस्ट 5 मिलियन हो। सर यहां पे एक पॉइंट ये कंफ्यूज करती है, प्रॉफिट जो है अगर 5 मिलियन तक है तो 15% टैक्स लगेगा और सेपरेट ब्लॉक आइटम है, लेकिन अगर प्रॉफिट 5 मिलियन से भी ज्यादा है तो ये एनटीआर होगा और स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा, जो पेज 49 पे या आई कैप की किताब में गिवन है। सर जी आपको पता है जो बंदा पे कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स काट के पे करे और 15% टैक्स काट के उसको पे करना होता है। प्रॉफिट ऑन डेट बेसिकली सेपरेट ब्लॉक आइटम है अगर 5 मिलियन तक का इंटरेस्ट हो, 5 मिलियन तक प्रॉफिट ऑन डेट हो तो सेपरेट ब्लॉक आइटम है और 15% रेट लगेगा, और अगर 5 मिलियन से ऊपर हो जाए तो एनटीआर और स्लैब रेट लगेंगे। अलबत्ता जो बंदा प्रॉफिट दे रहा होगा वो 15% टैक्स काट कर देगा। सर अगर टैक्स काटे बगैर दे दिया, अगर किसी ने टैक्स नहीं काटा आपको पूरी रकम दे दी, तो याद रखिएगा फिर ये एनटीआर हो जाएगा, सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं रहेगी। अगर टैक्स काटे बगैर उसने आपको प्रॉफिट ऑन डेट पूरा दे दिया तो फिर वो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे बल्कि एनटीआर के तौर पे ट्रीट करेंगे। आपके पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है और उसमें उसने कहा कि जी 10% इंटरेस्ट की बात हुई थी, 1 साल पहले हमने 10 लाख दिया था और 1 साल बाद हमें 11 लाख मिल गया। सर उसने टैक्स नहीं काटा, 1 लाख का फायदा हुआ है। सर ये 1 लाख क्या होगा? सर ये 1 लाख प्रॉफिट ऑन डेट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में आएगा और एनटीआर के तौर पे ट्रीट होगा। सर ये सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट नहीं होगा। लिबास एंड कंपनी वाला सवाल है एओपी में जिसमें ये वाली एडजस्टमेंट टेस्ट हुई थी। सर जी इसके हवाले से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हवाले से आखिरी बात, सर जी जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है तो ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए कि ये इसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी पेमेंट बेस पे अलाउड एज डिडक्शन होते हैं। सर जो खर्चा है वो पेमेंट बेस पे अलाउड एज डिडक्शन होता है, पेड बेसिस पर। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट ऑन डेट नॉट फॉलिंग अंडर एफटीआर, अगर प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात माइनस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अलबत्ता एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात माइनस हो सकती है, लेकिन अगर उसने कहा कोई एफटीआर आइटम हो तो उसमें से ज़कात माइनस हुई हो तो एफटीआर आइटम में ज़कात ऐड बैक करके एनटीआर में से माइनस करते हैं। यानी उसने एक सवाल दिया, उसने कहा आपको डिविडेंड मिला है 1 लाख रुपए का, उसमें से 5 लाख 5,000 रुपये ज़कात माइनस हुई है, तो सर 5,000 रुपये ज़कात ऐड बैक करेंगे डिविडेंड इनकम में और लेस कहाँ से होगी? एनटीआर में से। सर आपकी किताब में एग्जांपल है इसकी, E6 मेरी बुक में, आई कैप की किताब में भी एक एग्जांपल है जिसमें उसने यही डिविडेंड वाली बात बताई हुई है। वो एग्जांपल करने से ये वाली बात बहुत क्लियर हो जाती है। सर जी अगली बात, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठा किराए पे दिया हुआ है तो मैंने आपको पहले बताया कि जितने मर्जी खर्चे माइनस करो, तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है? यस। इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है? यस। आपको पता होना चाहिए इनिशियल अलाउंस बिल्डिंग पर नहीं मिलता, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, पहले मिलता होता था बिल्डिंग पर।
तो इसीलिए उसने कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए और बिल्डिंग के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, और अगर प्लांट एंड मशीनरी ही है तो इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। बिल्डिंग में इनिशियल अलाउंस नहीं होता। सर जो खर्चा किसी और हेड ऑफ इनकम में से माइनस हो सकता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगा, हर खर्चा अपने हेड ऑफ इनकम में से माइनस होगा। अगली बात उसने एक और बताई, और वो ये बताई कि अभी अगले सेशन में इंशाल्लाह मैंने पढ़ाना है डिडक्शन नॉट अलाउड। वो वाले सारे रूल जो डिडक्शन नॉट अलाउड वाले हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी एज इट इज अप्लाई होते हैं। यानी बिजनेस के सारे रूल्स जो डिडक्शन नॉट अलाउड के हवाले से हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी एज इट इज अप्लाई होते हैं। लें सर, ये हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डिस्कशन कर ली। सर जी चैप्टर नंबर 9 कैपिटल गेन। सर जी शुरू करें चैप्टर नंबर 9, यस और नो? सर जी कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल एसेट कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन की डेफिनेशन, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। जब बात करते हैं कैपिटल एसेट क्या होता है तो उसने कहा कैपिटल एसेट से मुराद है वो एसेट जो इन तीन चीजों के अलावा हो। सर इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट या वो एसेट जिस पर अमाउंटाइजेशन होती है कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट्स नहीं है सिवाय इन 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स के। सर ये 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स हैं, इन 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स के अलावा कोई पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होगा। सर पेंटिंग, ज्वेलरी, बुक, कॉइन, स्कल्पचर, मैन्यूस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प, मेडालियन, ड्राइंग, फोलियो, फर्स्ट डे कवर और एंटीक। सर जी ये आपने याद करना है, यस इसको आपको याद करना पड़ेगा 12 आइटम्स को। यानी नतीजा क्या निकला, कैपिटल एसेट क्या है, इन्वेंट्री नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट जिस पे अमाउंटाइजेशन चार्ज होती है कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। सर इन 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स के अलावा, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ये 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स क्या हैं, कैपिटल एसेट्स हैं। इसके अलावा कैपिटल एसेट सर होता क्या है भाई, शेयर्स, सर्टिफिकेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स। अब यहां पर एक स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, सर जी ये गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट जो है ये मसला ये आ रहा है कि ये तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी पढ़े हैं। सर अगर उस पर अमाउंटाइजेशन चार्ज होती है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, अगर उस पर अमाउंटाइजेशन चार्ज नहीं होती तो कहां पर आएगा, कैपिटल गेन। अगर उस पर अमाउंटाइजेशन चार्ज नहीं होती तो कैपिटल एसेट है, और अगर उस पर अमाउंटाइजेशन चार्ज होती है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। बस ये बारीक सा फर्क है, ये अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ गया जनाब, मैंने आपको कैपिटल एसेट तो बता दिया क्या है। सर डिस्पोजल, बस एक जुमला याद रखिएगा, डिस्पोजल क्या है, या एसेट नहीं रहा या आप एसेट के मालिक नहीं रहे। डिस्पोजल ट्रांसफर करने से, खराब होने से, माफ कर देने से, और क्या कहते हैं बेच देने से, कैंसिल कर देने से, सरेंडर कर देने से। लफ्ज मल्टीपल लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। या वो एसेट नहीं रहा, जल गया, खराब हो गया, तबाह हो गया, बिक गया, या आप उस एसेट के मालिक नहीं रहे। इवन एक बंदा मर जाता है, सर आप उस एसेट के मालिक नहीं रहे, अब आपके बच्चे मालिक हैं, डिस्पोजल हो गया। सर एक बंदा अच्छा अब यहां पर एक चीज और देखिए, अगर कोई एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा था और वो क्या हो गया,
पर्सनल इस्तेमाल होने लगे, अब वो एसेट बिजनेस का नहीं रहा। इसका मतलब ये है ये भी डिस्पोजल है। सर यहाँ एसेट नहीं रहा या आप एसेट के मालिक नहीं रहे, बस ये चीज ओनरशिप नहीं रही अब। सर जी अगली बात, सर जरूरी नहीं है कि पूरा एसेट हो, एसेट का छोटा पार्ट भी बिके तो वो भी क्या है, डिस्पोजल की डेफिनेशन में फॉल करता है। सर फिर वापस आ रहा हूं पहली स्क्रीन पर, मैंने कोशिश की आपको कैपिटल एसेट और डिस्पोजल ये दोनों बातें बता दूं। सर कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है वो कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है वो कैपिटल गेन होता है। अलबत्ता अगली बात बड़े काम की है, सर एक्रूअल बेस पे टैक्स होता है। इसका क्या मतलब, सर एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है, इसका मतलब ये है कि आपने एसेट बेच दिया, अभी पैसे वसूल नहीं किए, तो भैया गेन रिकॉर्ड करके उस पर टैक्स दीजिए। चूंकि आपने बेच दिया, पैसे वसूल हुए या नहीं हुए, आपने पैसे कमा लिए हैं। सर अगर आपने पैसे कमा लिए तो क्या हो जाएगा, सर आपने पैसे कमा लिए तो उस पर टैक्स लगेगा। चूंकि कैपिटल गेन जो है वो अभी पिछले अटेम्प्ट में एक सवाल आया, उसमें उसने ये वाली बात पूछी हुई थी कि जनाब उसने बेच तो दिया, अभी पैसे वसूल अगले महीने में हुए तो क्या करेंगे। आपने कहा कुछ भी नहीं करेंगे, बेच दिया बस इतना काफ़ी है, गेन कैलकुलेट करें उस पर टैक्स लगाइए। गेन क्या, चूंकि कैपिटल गेन किस पर टैक्स होता है, एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होता है। अच्छा जनाब अगली बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की कॉस्ट क्या होती है भाई, कैपिटल एसेट जितने का खरीदा वो उसकी कॉस्ट है। बाज़ों का खरीदा नहीं जाता, ट्रांसफर होता है। कब, जब आपको विरासत के जरिए मिल गया, जब आपको वसीयत के तहत मिल गया, जब आपको गिफ्ट मिल गया, जब आपको जानशीनी में मिल गया, जब आपको मुंतकिल कर दिया गया, जब एओपी खत्म हुई और उसके बाद मिला, जब कंपनी लिक्विडेट हुई उसके बाद मिला। किसी भी सूरत हाल में आपने खरीदा नहीं, पैसे खर्च नहीं किए, बल्कि आप तक ट्रांसफर हो गया है। तो सवाल ये है इसकी कॉस्ट क्या होगी। सर जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू। सर एक स्टोरी है छोटी सी, वो बतानी पड़ेगी आपको टैक्स अवॉइडेंस स्कीम का बताने के लिए। सर अगर आपके नाम आपने अपने भाई के नाम ट्रांसफर कराया है और उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप टैक्स अवॉइड कर सकें, तो इस केस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, और इस केस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। अगर टैक्स अवॉइडेंस स्कीम के तहत, अगर टैक्स अवॉइडेंस स्कीम के तहत आपने एसेट ट्रांसफर किया है तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट ली जाएगी उस केस में। सर आपको क्या कहा, कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, तो सवाल पहला था एक्वायर किया है, अगर एक्वायर किया तो जितने का एक्वायर किया वो कॉस्ट ऑफ एसेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। दूसरा सवाल था ट्रांसफर हुआ है, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। तीसरी बात यह है कि क्या आपको जो ट्रांसफर हुआ है वो टैक्स अवॉइडेंस स्कीम के तहत ट्रांसफर हुआ है। इफ द आंसर इज यस, टैक्स अवॉइडेंस स्कीम के तहत ट्रांसफर हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक्चुअल कॉस्ट विल बी टेकन एज अ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। ये टैक्स अवॉइडेंस स्कीम क्या है, असल में ये तकरीबन 10 से 1 मिनट की स्टोरी है। मैं सोच रहा हूँ इसको वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि मैं ओवरऑल इसको कर लूँ। तला ठीक है। अच्छा जनाब, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स। सर जी जब कैपिटल गेन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसने कहा था कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, सिवाय उस गेन के जो एग्जेम्प्ट हो। सर कौन सा गेन एग्जेम्प्ट है, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरशिप राइट को बेचने से जो पैसे कमाए, टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसके शेयर को बेचने से जो पैसे कमाए वो भी टैक्सेबल नहीं होंगे बल्कि एग्जेम्प्ट होंगे। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करने लगा हूं, मैं पहला पार्ट कर चुका जिसमें हमने कैपिटल गेन की डेफिनेशन डिस्कस की। अच्छा जनाब, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 ही चीजें होती हैं, एक लैंड और एक बिल्डिंग।
बिल्डिंग भी दो तरह की होती है, एक डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल वो होती है जो यूज्ड इन बिजनेस हो, और दूसरी ये कि जो डेप्रिशिएबल नहीं होती, नॉट यूज्ड इन बिजनेस। सर कैपिटल गेन में हम किस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? सर कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट की बात हो रही है, और इससे मुराद लैंड है, और इससे मुराद वो वाली बिल्डिंग है जो डेप्रिशिएबल नहीं है। जो डेप्रिशिएबल है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल, वो कैपिटल गेन में नहीं आता बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये वाला एरिया जो है डेप्रिशिएबल, ये कहां पे आएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और उसे बेची, तो स्टेप नंबर 1 तो ये देखना पड़ेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से सबसे पहले कि वो क्या कैपिटल एसेट था। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट था, पहले तो ये देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अगर वो कैपिटल एसेट था तो स्टेप नंबर 2 गेन हुआ या लॉस हुआ। अगर तो लॉस हो गया तो याद रखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस किसी तरह के लॉस के साथ एडजस्ट नहीं होता। स्टेप नंबर 3 अगर गेन हुआ तो हमें फर्दर देखना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड कितना है। सर होल्डिंग पीरियड का आसान तरीका, यहां से लिखना शुरू करें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से ज्यादा, और फिर यहां से लिखना शुरू करें 0, 25, 50, 75, 100। सर ये वाला टेबल आपको याद करना है, मैंने इसलिए इसकी तरकीब बताई है। वहां से 1, 2, 3, 4 कर दें, और फिर वहां से 0, 25, 50, 75 और 100। अब आप देख लें होल्डिंग पीरियड जितना होगा उतने % टैक्सेबल होगा। सर अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम है तो 75% टैक्सेबल होगा। सर जी इसके बाद थर्ड स्टेप है रेट। क्या बात याद करा दी है सर, आपको पढ़ाया था सेपरेट ब्लॉक आइटम होती है। कौन सी चीजें? 4 चीजें। पहली टर्मिनेशन बेनिफिट, दूसरा प्रॉफिट ऑन डेट पढ़ा चुका हूं, तीसरा गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर ये सामने आपके आ गया। सर ये सेपरेट ब्लॉक आइटम्स हैं, इस पर सेपरेट रेट लगना है। कौन सा रेट लगना है भैया? ये उसने पेपर में दिया होगा, ये उसने पेपर में दिया होगा। सर जी इतनी सी बात थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टोरी खत्म हो गई। फिर कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज की बात करने लगा हूं। सर सिक्योरिटी से क्या मुराद है? सिम डीवीडी, सिम डीवीडी, एस फॉर शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, I for instrument of redeemable capital, M for मुदारबा, D for debt securities, V for voucher of PTCL, D for derivative product। सर ये 6 चीजें सिम डीवीडी के नाम से याद रखिएगा। सर जी तरह मेरे साथ बोलते हैं, सिम डीवीडी, S for share of public company, I for instrument of redeemable capital, M for मुदारबा certificate, D for debt securities, V for voucher of PTCL, D for derivative products। सर जी सिम डीवीडी 6 बातें याद रखिएगा। सर जी ये 6 सिक्योरिटीज हैं, इसमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेट सिक्योरिटीज, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये आपको क्रैम करनी चाहिए। सर जी मैंने अभी तक आपको कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट बताया क्या है, डिस्पोजल बताया क्या है, और कैपिटल एसेट और डिस्पोजल जो है बता दिया, तो फिर कैपिटल कॉस्ट बता दी क्या है। अब जो अगला स्टेप है इमूवेबल प्रॉपर्टी बता दी क्या है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी भी बता दिया क्या है। सर सिक्योरिटी चूंकि सेपरेट ब्लॉक आइटम है। सर जी ये चौथी बात है, इसके बाद हम आपसे सेपरेट ब्लॉक आइटम का कभी नाम नहीं लेंगे किसी आइटम के हवाले से कि भाई देखो टर्मिनेशन बेनिफिट और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी वाला आपके बता दिया, वो एक था, वो सैलरी के अंदर था।
फिर दूसरे नंबर पे आपको बताया था हमने प्रॉफिट ऑन डेट, वो अदर सोर्स में था, वो वहां डिस्कस हो गया था। फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या बताया था? गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी थोड़ी देर पहले। फिर चौथा गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बस ये चार चीजें सेपरेट ब्लॉक आइटम है, आपको मैंने बता दी। सर ये वाले रेट याद करने हैं, नहीं याद करने, पेपर में गिवन होंगे। हमारे पे जो रेट जनरली इस बार एप्लीकेबल है वो 12.5% का रेट है। सर जी ओवरऑल माइंड मैप ऑफ कैपिटल गेन सर मौजूद है, लेकिन आपके साथ खुद इसलिए बनाने लगा हूं कि अगर आप इसको साथ के साथ पिक करेंगे तो इंशाल्लाह ज़हन में बैठ जाएगा। सर जी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये देखना होता है आपने कि ये कैपिटल एसेट भी है या नहीं है। बाज़ औक़ात एक चीज कैपिटल एसेट ही नहीं होती और आप बहुत आगे निकल जाते हैं सोचते हुए। नहीं सर, हमेशा बेस से शुरू करें, कैपिटल एसेट है या नहीं है। अगर कैपिटल एसेट है तो याद रखिएगा तीन ही चीजें होंगी, या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, या सिक्योरिटी होगी, या अदर्स होगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को पकड़े तो उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या गेन या लॉस। सर जी लॉस होगा तो ना ही एडजस्टेबल होगा ना ही कैरिड फॉरवर्ड होगा, खत्म, फिनिश। ठीक हो गया। ठीक हो गया। सर जी गेन की बात करेंगे, अगर गेन आया है तो स्टेप नंबर 1 में क्या देखेंगे? इसको फिर मजीद होल्डिंग पीरियड देखेंगे, और चूंकि ये पहले यहां पे लिख देते हैं ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, होल्डिंग पीरियड देखेंगे और रेट अप्लाई कर देंगे। लो जी पहली बात तो खत्म हो गई। सर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें दो बातें, इसमें भी सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये है क्या, सिम डीवीडी है, और इसमें या गेन आएगा या लॉस आएगा। अगर तो आया गेन तो ये क्या है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अगर तो आया लॉस तो ये एडजस्टेबल होगा, ओनली अगेंस्ट गेन ऑन सिक्योरिटीज। और अगर ये एडजस्ट ना हो सका तो क्या हो जाएगा, कितने अरसे के लिए, 3 साल के लिए। सर सिक्योरिटीज में इतना कुछ ही था। इसके बाद हम बात करते हैं अदर्स की। तो अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट पता है, बस जो इसमें फॉल नहीं कर रहा उसको अदर में ले जाएं। अदर में देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि ये गेन है या लॉस। अगर तो हुआ गेन तो क्या देखना पड़ेगा, होल्डिंग पीरियड। मोर देन 1 ईयर होगा तो 75% टैक्सेबल, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होगा तो 100% टैक्सेबल। सर जी ये बात भी क्लियर। सर जी मैं असल में लिख साथ साथ इसलिए रहा हूं ताकि आपके जहन में ये नक्श हो जाए, प्रिंट करके लेके आगे दिखाने में कम टाइम बच जाता है, लेकिन इस तरह खुद करने से ना स्टेप बाय स्टेप आपके जहन में फ्लो बनता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जिस हद तक मुमकिन है ये किया जाए। सर लॉस, अगर अदर है और लॉस आ गए तो क्या करेंगे, देखेंगे ये लॉस
मेरा ख्याल है कलर चेंज कर ही लूं, हमारी यही छोटी छोटी खुशियां हैं सर। सर जी लॉस की अगर बात करेंगे तो आर्ट रिलेटेड आइटम्स और दूसरा क्या आ जाएगा, अदर्स आ जाएगा। सर अगर आर्ट रिलेटेड आइटम हो तो लॉस नॉट एडजस्टेबल, लॉस एडजस्टेबल नहीं होगा, ना ही एडजस्टेबल होगा ना ही कैरिड फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर अदर्स आ गया तो लॉस एडजस्टेबल अगेंस्ट कैपिटल गेन, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने अरसे के लिए? सर जी ये ओवरऑल मैप है सर, 3 लिख दिया मैंने गलती से, 6 है सर। ये ओवरऑल मैप है, ये ओवरऑल मैप है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसको इस तरह से डील कर सकते हैं सर। सर जी वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल, सर ये पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको लिस्टेड कंपनी का सिनेरियो समझाना पड़ेगा। सर जी लिस्टेड कंपनी का सिनेरियो बताना पड़ेगा। अच्छा होता क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो का। अच्छा पोर्टफोलियो को हम कहते हैं कि यार ये शेयर्स की चार्ट है, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स आप अपने पास रखते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर्स आप अपने पास रखते हैं, ताकि अगर एक सेक्टर पे डाउनफॉल आ गया तो आपको नुकसान ना हो जाए, किसी दूसरे सेक्टर में बेहतरी आने की वजह से आपका अफेक्ट, उस सारा नुकसान ना हो जाए, आपको एक तरफ से फायदा हो जाए। अच्छा लोग क्या करते हैं, अपने पास एक पोर्टफोलियो बना के रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है ठीक है यार मैं एक बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स लेता हूं और एक मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग सेक्टर्स के शेयर्स लेता हूं और एक शुगर सेक्टर के शेयर्स लेता हूं। ठीक हो गया, ये तीन सेक्टर्स के शेयर्स अपने पास रखता है और ये इसने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, बैंकिंग वाला और इंजीनियरिंग वाला खरीदा 150 का और शुगर वाला खरीदा 100 का। ये कॉस्ट थी सर। ईयर एंड पे फेयर मार्केट वैल्यू थी बैंकिंग की 150। बताइए कितना कैपिटल गेन आ गया? 50 रुपए का आ गया ना। सर जी आप गलत कह रहे हैं, डिस्पोजल के बगैर कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता, डिस्पोजल के बगैर कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता। सर जी फेयर मार्केट वैल्यू पर कोई गेन लॉस नहीं आ सकता सर। गेन लॉस कब आएगा? जब डिस्पोजल होगी। तो ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। सर अगर आपने सेल प्रोसीड कर दी, सेल प्रोसीड कर दी 150 की, सर कितने का गेन आ गया? 50 का। अच्छा आपने दूसरे नंबर पे देखा कि इंजीनियरिंग के शेयर जो हैं वो 120 पर है। अब फेयर मार्केट वैल्यू तो 120 है, कोई गेन लॉस नहीं है। आपने सोचा मैं क्यों ना इसको बेच दूं, अगर बेच दूंगा तो 30 रुपए का क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। वो लॉस मैं इसके साथ एडजस्ट कर लूंगा तो 20 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 50 रुपए पर। सर जी मेरी बात लॉजिकली समझ रहे हैं? सर जी अगर एक सिक्योरिटी में लॉस आ जाए दूसरी सिक्योरिटी में गेन हो जाए, एडजस्ट होगा या नहीं होगा? और यस और नो? सर एडजस्ट होगा। अच्छा आपने सोचा ये कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो कम हुई हुई है, 120 पर पहुंची हुई है, जबकि मैं अगर इसको अभी बेच देता हूं तो 30 का लॉस आ जाएगा, जो मैं किसके साथ एडजस्ट कर लूंगा?
50 के गेन के साथ एडजस्ट कर लूंगा और मुझे 20 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं इसको ना बेचता तो मुझे 50 रुपए पर टैक्स देना पड़ता। सर ये जो हरकत की है ना, सिर्फ इसलिए की है कि अपना टैक्स बचा सकूं। और इसकी दलील पता क्या है सर? 1 माह के अंदर आप दोबारा यही वाला शेयर खरीद लें। यानी 1 माह के अंदर अंदर आप लेट से एक इंजीनियरिंग कंपनी है, ए इंजीनियरिंग कंपनी, आप 1 माह के अंदर अंदर दोबारा ए इंजीनियरिंग कंपनी का शेयर खरीद लें, तो इसका मतलब है कि आपने वो शेयर बेचा ही इसलिए था कि इससे लॉस आ जाए और वो मैं गेन के साथ एडजस्ट कर लूंगा ताकि मेरा टैक्स बच जाए। और सर जी यस और नो? सर जी ये वाला पॉइंट है, ये की पॉइंट है। मैंने क्रक्स आपको बता दिया जो इसका है। सर वॉश सेल असल में क्या है? अब गौर से सुनना, मैं आपके साथ अंग्रेजी पढ़ने लगा हूं। सर कैपिटल गेन में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जिसके बारे में मुझे हमेशा लगता है कि इस पर थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है वो ये है, तभी मैं इसको इतनी डिटेल में आपको डिस्कस कराया, कॉन्सेप्ट दिया और अब अंग्रेजी पढ़ाने लगा हूं। सर व्हेन कैपिटल लॉस रिलाइज ऑन डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय एन इन्वेस्टर इज प्रोसीडेड और फॉलोड। अच्छा, एक कैपिटल लॉस आपको हो गया है और आपने उसको क्या किया, 1 माह के अंदर अंदर दोबारा सेम सिक्योरिटी खरीद ली है, उसी बंदे ने या उसके रिलेटेड पार्टी ने। सर आपने लॉस रियलाइज किया 30 रुपए का और 1 माह के अंदर अंदर वही सिक्योरिटी दोबारा खरीद ली ताकि अपना पोर्टफोलियो क्या रखें, मेंटेन रखें। सर पोर्टफोलियो समझ आ गया ना? ताकि आपके पास बैंकिंग, इंजीनियरिंग और शुगर के शेयर रहें। आपने अपना पोर्टफोलियो भी मेंटेन रखा, लॉस रियलाइज किया यानी लॉस इनकर हुआ बेचकर, वो आपने गेन के साथ एडजस्ट किया, अपना टैक्स बचाया, 1 महीने बाद दोबारा वही शेयर खरीद लिया। सर टैक्स वाले कहते हैं तुम ये ड्रामेबाजी कर रहे हो और ये जो कैपिटल लॉस आएगा इसको हम एडजस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। सर ये जो लॉस आएगा ये एडजस्टेबल अगेंस्ट कैपिटल गेन नहीं होगा। सर ये वॉश सेल का कॉन्सेप्ट था। सर टैक्स स्वैप सेल क्या है? जब टैक्स वालों ने ये बात कही तो एक बंदा समझदार था, उसने कहा चलो ठीक है, मैं ए इंजीनियरिंग के शेयर नहीं खरीदता, बी इंजीनियरिंग के शेयर खरीद लेता हूं। अब तो वही शेयर नहीं ना खरीद रहा, तो टैक्स वालों ने कहा नहीं भाई, आपने सब्स्टिट्यूट उसी सेक्टर के शेयर खरीदे हैं ना, अपना पोर्टफोलियो बरकरार रखा है और उसी सेक्टर का कोई सिमिलर शेयर खरीदा है। सर फिर भी हम आपको ये वाला लॉस एडजस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। दिस इज टैक्स स्वैप सेल। सर पढ़िएगा, वेयर एन इन्वेस्टर हैविंग रियलाइज्ड लॉस ऑन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी डज नॉट रीपरचेज द सेम सिक्योरिटी but purchases the similar security in the same sector। ए इंजीनियरिंग की बजाय बी इंजीनियरिंग सेम सेक्टर की सिमिलर सिक्योरिटी खरीद ली ताकि आप अपना टैक्स बचा सके और अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सके। सर टैक्स वालों ने कहा इस तरह का लॉस हम एडजस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। सर क्रॉस ट्रेड क्या है? इस सेशन की आखिरी बात, क्रॉस ट्रेड क्या है? सर होता ही है जिस तरह बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं ना, इसी तरह ही आपके पास सिक्योरिटीज जो ब्रोकर होते हैं उनके अकाउंट्स होते हैं। अच्छा एक ब्रोकर है, लेट से उसका नाम है KSB सिक्योरिटीज और एक है उसका नाम है JS सिक्योरिटीज। आपने क्या किया, आपने अपने 1000 शेयर्स KSB सिक्योरिटीज अपने ही KSB सिक्योरिटी से निकाल कर JS सिक्योरिटीज में ट्रांसफर कर दिया। मुझे बताएं क्या ये डिस्पोजल है? और क्या इस पर गेन या लॉस राइज होगा? सर जी अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई बंदा अपने ही एक अकाउंट से शेयर निकाल के दूसरे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दे और ये कहे कि जनाब इस पर मुझे लॉस हो गया है, तो जनाब ध्यान से सुन लीजिए, डिस्पोजल की डेफिनेशन ये है, या तो शेयर ना रहे या आप उसके मालिक ना रहे, वो शेयर भी है आप उसके मालिक भी हैं, सर ये डिस्पोजल नहीं हुआ। और जो बंदा ये कहता है कि जनाब ये डिस्पोजल हुआ है, उसे कहें खबरदार कोई डिस्पोजल नहीं हुआ और इस लॉस को आप गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्पोजल ही नहीं हुआ तो कैपिटल लॉस की तो तुक्की नहीं बनती। सर जी ये तो पता है ना, डिस्पोजल होना जरूरी है। सर जी देखिएगा, वेयर एन इन्वेस्टर मेंटेन्स अकाउंट्स विद 2 रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेज एंड ट्रांसफर हिज सिक्योरिटी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक सिक्योरिटी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर देता है,
ट्रांसफर कर देता है, जो कैपिटल लॉस होगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्यों? दिस मीन दैट द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी आउटसाइड। सर जी अगर आप डिस्पोजल बाहर के बंदे को देंगे, बाहर के किसी बंदे को देंगे, फिर डिस्पोजल होगा ना। अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिक्योरिटी ट्रांसफर करने से डिस्पोजल नहीं होगा, कैपिटल लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सर जी ये कैपिटल लॉस के हवाले से सारी एडजस्टमेंट थी जो मैंने डिस्कस की। बस एक छोटी सी बात है जो पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह आपके साथ करनी, मेरा ख्याल है चैप्टर 6, 9 और 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। सर जी ब्रेक करते हैं।